हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैंपियंस पोस्टर हजारीबाग। आज का सीरीज में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रिक्शंस का, और फ्रिक्शंस का पूछा गया पीआईक्यू क्वेश्चंस। और ये पीआईक्यू क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि 100% ऑब्जेक्टिव आपका इसी तरह से आएगा। और ये पीआईक्यू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड प्रॉब्लम्स है। तो देखते हैं आज के सीरीज में 30 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा हुआ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर एक्ट करता है ये बताना आपको। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आप देख सकते हैं। पहला है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये तो होता नहीं, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट पे जिधर मोशन हो रहा है क्या उधर फ्रिक्शन फोर्स लगता है क्या, नहीं, तो बिल्कुल गलत है। अब सेकंड ऑप्शन को देखें, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, तो ऐसा बोलना बिल्कुल सही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, बट आगे के ऑप्शन को देखते हैं। द अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन एंड या टेंडेंसी ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर द रिलेटिव मोशन इधर कर रहा है तो उसका जो अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट में होता है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पीआईक्यू क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया, तो इसे अच्छे से कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रिक्शन इज ए, तो फ्रिक्शन क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स या इलास्टिक फोर्स। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, हम लोग समझते हैं कंजर्वेटिव क्या है, नॉन कंजर्वेटिव क्या है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, जो रास्ता पर डिपेंड नहीं करता, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा बोल सकते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट। ओके। और अच्छा, जस्ट इसका क्या है, जस्ट उल्टा होता है ये नॉन कंजर्वेटिव। ये पाथ पे डिपेंड करता है, किस क्या करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया। अच्छा, नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट है, तो कॉन्टेक्ट एरिया पे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन ये भी डिपेंड करता है, फ्लूइड फ्रिक्शन भी डिपेंड करता है, विस्कस भी डिपेंड करता है। तो हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है आपका कॉन्टेक्ट एरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो जो रेशियो होता है किसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, एफ आर इंटू एन। तो हम लोग पता है इसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, म्यू को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आप लोग हमेशा याद रखिए फ्रिक्शन में फॉर्मूला, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन। तो म्यू बराबर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल। तो आपका बी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू का पूछा है, किसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू होता है। म्यू का यूनिट पूछा है, म्यू का यूनिट नो यूनिट होता है, क्योंकि देखिए ये भी फोर्स है आपका और नॉर्मल भी फोर्स है, तो फोर्स अपॉन फोर्स दैट मींस नो यूनिट। तो आप इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्या है ये, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, तो हमेशा जो होता है अपोजिट टू द मोशन होता है। किस प्रकार से, फ्रिक्शन फोर्स मोशन इधर कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक्स में, आई अपना, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो अपोजिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन ये बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड द फ्रिक्शन इज कॉल्ड। ऑब्जेक्ट जब मोशन करने में जस्ट मोशन करने वाला होता है उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, याद रखिएगा। जिसमें मोशन करने वाला होता है और उसमें फ्रिक्शन लगते रहता है ऑब्जेक्ट पे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, यह वह मिनिमम एंगल होता है जिस जगह पे क्या ऑब्जेक्ट इंक्लाइन करना शुरू करता है। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं लैम्डा बराबर म्यू बराबर 10 लैम्डा होता है। कितना होता है, लैम्डा बराबर म्यू बराबर 10 लैम्डा। तो ये किससे रिलेटेड है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा और ये एंगल ऑफ रिपोज इसी से लैम्डा बराबर आपका थीटा देखने को मिल जाता है। तो आपका ये होगा आपको ए नंबर। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, नेचर ऑफ द सरफेस, ये सी नंबर पे, एरिया पे कांटेक्ट पे नहीं करता है, क्योंकि जानते हैं हम लोग म्यू इज इक्वल टू होता है, वो आ जाता है ये नॉर्मल। तो और जनरली ये सब तो होता नहीं, एरिया ऑफ कांटेक्ट एरिया से कुछ मतलब नहीं रहता, शेप ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, ये सब कुछ नहीं, नेचर ऑफ द कांटेक्ट सरफेस एरिया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच फ्रिक्शन इज मिनिमम? तो ध्यान रखिएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन वो मिनिमम फ्रिक्शन होता है। जैसे रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अब ये इस प्रकार से ऑब्जेक्ट चलता है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया और डिफॉर्मेशन की वजह से बहुत ही कम होता है, कम एरिया होता है, या फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट बहुत ही ना के बराबर होता है, तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन इसका आंसर होता है, मिनिमम फ्रिक्शन। अच्छा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कौन सा होता है? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होता है वो बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव के केस में लगता है मैक्सिमम फ्रिक्शन, याद रखिएगा ये चीज। रोलिंग फ्रिक्शन इज कॉल्ड ड्यू टू, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो किस कारण से होता है? तो डिफॉर्मेशन ऑफ सरफेस की वजह से होता है। जो बॉडी यहाँ पे अभी बताया, जो रोल करता है तो रोल करता है तो अपना जो सरफेस है वो डिफॉर्म जैसा करता है, तो इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देख सकते हैं आप। द एंगल हुज टेंजेंट गिव्स, तो टेंजेंट क्या देता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, टेंजेंट जो देता है आपका वो देता है एंगल ऑफ रिपोज। टेंजेंट जो देता है वो एंगल ऑफ रिपोज को देता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और है, 10 लैम्डा इज इक्वल टू आपका होता है ये, सॉरी आपका ये नंबर नहीं होगा, आपका सी होगा, ये हो जाएगा आपका 10 लैम्डा इज इक्वल टू होता है एक्चुअली, जब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे तो इधर नॉर्मल होता है, इधर रिजल्टेंट फोर्स होता है, ये आपको देता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन एफ आर, या सॉरी एफ आर अपॉन एन, इससे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन वह जिसमें ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स। जितना ज्यादा ये सेल्फ एग्जिस्टिंग फोर्स के भी नाम से जानते हैं, अप्लाइड फोर्स जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही उसका वैल्यू बढ़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मोशन इज, तो किसके बराबर होना चाहिए फोर्स? तो ये इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन वह फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन से थोड़ा ज्यादा होगा या इक्वल होगा तभी वो क्या करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है द फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इज, तो जहां भी लिक्विड टर्म्स आया उसको फ्लूइड फ्रिक्शन से रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है? फ्लूइड फ्रिक्शन से। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं, इफ द नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज, अगर नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स बराबर जानते हैं म्यू इनटू एन, तो आप नॉर्मल रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज करेगा, क्या होगा, रिमेंस सॉरी इंक्रीज करेगा, सी नंबर सही होगा, क्योंकि नॉर्मल का वैल्यू बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल का भी वैल्यू बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, द लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन मतलब आप समझ रहे हैं ऑयल या तेल को लगा देना सरफेस पे, क्या होता है? तो लुब्रिकेशन से रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, किस कारण से? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी सरफेस पर अगर हम ऑयल या किसी प्रकार का लुब्रिकेंट करते हैं तो एक थिन लेयर बन जाता है, इसे बोलते हैं सेपरेटिंग सरफेस, वो इस वाले सरफेस और ब्लॉक के सरफेस को सेपरेट करता है, तो उसका जो ऑप्शन होगा सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है? तो मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो नॉर्मली रखा हुआ है, इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो mg के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? mg के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करते जाए पॉज करके, उसके बाद मेरा आंसर से भी मिला सकते हैं। एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड अपॉन, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एक्चुअली एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो इंक्लाइन एंगल होता है, जहां पे ऑब्जेक्ट आपको स्लाइड करने के लिए स्लाइड करता है या उस जगह पे वो मोशन करता है, तो ये आपका एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। तो जो इसका कंप्लीटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस, क्योंकि हमारा जो डेरिवेशन बन के आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, लैम्डा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू करके आता है, और ये हमेशा थीटा के बराबर जो होता है, ये वाला इक्वेशन डेरिवेशन क्लास में करवाए थे। तो नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है। 21 नंबर क्या है? फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स, तो हमेशा क्या होता है? अपोजिट टू द मोशन होता है, ये तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन ये बॉडी रोल्स विदाउट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो इस तरह का जो होता है, मान लीजिए कोई बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, कोई बॉडी स्लाइड नहीं, सिर्फ रोल्स कर रहा है, क्या कर रहा है? रोल्स कर रहा है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन में कौन आता है? किसमें आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में। लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के, क्योंकि देखिए ये वाला फार्मूला आप लोग देखे हैं, म्यू इज इक्वल टू एन, एन बहुत नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हमेशा देखिए ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है या नॉर्मल रिएक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर
24 देख सकते हैं, क्या है, द कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज मेनली, तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहता है तो दोनों जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसका क्या कारण होता है, ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इस वाले ऊपर वाला ब्लॉक है, ब्लॉक ये और नीचे अर्थ सरफेस है, इसके दोनों बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है और रफनेस, मतलब मोलिकुलर अट्रैक्शन और रफनेस का सही आंसर होगा। इसी कारण से फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है, जब दो सरफेस के बीच में जो आपस में मोलिकुल्स अट्रैक्ट करते हैं उसी कारण से फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है, तो आपको बी नंबर सही होगा। 25 क्या है, फ्रिक्शन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, इधर मोशन हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लगेगा, तो आप क्या यहाँ पे जनरेट होता है, तो यहाँ पे जो जनरेट होता है हीट जनरेट होता है। कभी भी दो ऑब्जेक्ट को जब आप रगड़ते होंगे तो देखते होंगे बीच में हीट जनरेट होता है, तो कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी, फ्रिक्शन हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो हमें जानते हैं म्यू का वैल्यू ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, तो ये हमेशा गलत होगा। अच्छा, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा आता है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा आता है, फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट जो है वो tan थीटा के बराबर होता है। हम लोग ये हम लोग देख चुके हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, तो आप बी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वही चीज आया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है tan लैम्डा इज इक्वल टू होता है, एक्चुअली इसका हम आप लोग को कई बार बता चुके हैं, नॉर्मल रिएक्शन होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर लैम्डा मानते हैं तो लैम्डा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, तो पी कितना होता है, एफ आर, तो हमेशा एफ आर अपॉन एन के बराबर, और ये जो हमेशा म्यू के बराबर आता है, तो क्या होगा, इसका जो आंसर आता है वो रफनेस पर डिपेंड करता है, सॉरी इंडिपेंडेंट पूछा है, क्या पूछा है, किस पर इंडिपेंडेंट होता है, तो वेट पर इंडिपेंडेंट होता है, बाकी सभी पर डिपेंड करता है, रफनेस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है, मतलब म्यू पर डिपेंड करता है, ऑल ओवर म्यू पर डिपेंड करता है और वेट पर इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू, सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हाँ, ये डिफॉर्मेशन वर्ड हमेशा आप लोग को बताया कि डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, लेस होता है, ये डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन इज द लेस। 1929 नंबर, विच लॉ इज द फ्रिक्शनल इज करेक्ट, तो क्या है, तो फ्रिक्शन जो है एफ आर वो इक्वल टू नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो आपका सी नंबर सही होगा। अच्छा, एरिया पर क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी पे क्या, नहीं, टेम्परेचर पर क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पे। लास्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन फोर्स इज यूजफुल बिकॉज, फ्रिक्शन फोर्स किस लिए यूजफुल है, तो हमेशा याद रखिए फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए यूजफुल है और साथ में कुछ यूज का काम है, कुछ अनयूज वर्क भी है, जैसे कि एनर्जी वेस्ट भी करता है, लेकिन अगर ये फ्रिक्शन होता है तो मेरे लिए क्या यूजफुल होता है, हम लोग अच्छे से चल पाते हैं, इट्स इनेबल्स, मतलब हमें चलाने की सक्षम बनाता है, हम लोग चलने के लिए, अगर ये फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग स्लाइड करके गिर जाएंगे, तो आपका सी नंबर सही होगा। तो ये बहुत ही कम 13 मिनट में आप लोग कवर किया जा रहा है, और ये सीरीज जिस प्रकार से आप लोग पूरा सीरीज को कवर करते हैं तो 40 आउट ऑफ 40 आप लाने में सक्षम होंगे, और एग्जाम में आएगा तो आप सीरीज को पूरा देखें और प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से शुरू करके आप लास्ट तक जरूर देख ले, जो कि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन इसी से आने के चांसेस हैं। थैंक यू।